अस्सलामुअलैकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। सर जी इनको भी मना करें, आप भी प्लीज़। सर जी देखिएगा, हम आज शुरू करने लगे हैं। हमारा आज का जो मेन एरिया है, जो थीम है हमारा आज की जो मेन वर्किंग है, वो है रिजीम्स के ऊपर। और आज का दिन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जी, एक होता है हमने अब तक आपको क्या पढ़ाया। हमने आपको पढ़ाया सैलरी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेज हो सकता है। इस सारे को जमा कीजिए। सर जी इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे टैक्सेबल इनकम, इसकी कंप्यूटेशन करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये टैक्स लायबिलिटी मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो उसके बाद इसमें से लेस किया जाते हैं टैक्स क्रेडिट्स, जिसके बाद आ जाता है टैक्स पेबल। यानी ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी होगी। इब्राहिम भाई यार आज क्लास में वाकई बहुत गर्मी है। आप मैनेजमेंट से किसी सीनियर बंदे से रिक्वेस्ट करें कि एक बार क्लास में आके देख लें, इसी का जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए। लो सर, ये टैक्स पेबल आ गए। ये जितना भी मैंने आपको सिखाया है ना आज तक, ये सारा है NTR। NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम। आज इससे आगे आपको मैंने कुछ बातें सिखानी है। सर टैक्स को लागू करने का, टैक्स को लगाने का एक तरीका NTR है। नॉर्मली टैक्स इस तरह लागू किया जाता है, इस तरह अप्लाई किया जाता है, इस तरह लगाया जाता है। अच्छा जनाब, इससे अगला तरीका उसको कहा जाता है, इससे जो अगला तरीका है, जो इसके अलावा तरीका, उसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा जनाब, जब हम रिजीम की बात करते हैं तो रिजीम कहते हैं निजाम को। टैक्स लागू करने का एक निजाम तो NTR है, लेकिन टैक्स लागू करने का दूसरा निजाम फाइनल टैक्स रिजीम है। ये एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए टैक्स लागू किया जाता है। और किस तरह लागू किया जाता है जरा इसको देखते हैं। वो कहता है जो वो इनकम, ये कुछ इनकम है खास तरह की जिस पर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लागू किया जाता है। हम नॉर्मली इसको कहते हैं FTR इनकम, यानी वो इनकम जिस पर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत लागू किया जाता है। ये इनकम पर किस तरह से टैक्स लागू होता है जरा इसको देखते हैं। जी सबसे पहला कुछ स्टेप्स हैं FTR के। पहला स्टेप ये है, इनकम में से टैक्स कट के मिलता है, टैक्स कट कर मिलता है। ये एक ऐसा निजाम, इस निजाम के तहत जब टैक्स लगाया जाता है
तो बंदे को पूरे पैसे नहीं दिए जाते बल्कि टैक्स काट के पैसे दिए जाते हैं। तो इस निज़ाम के तहत जो टैक्स लागू किया जाता है उस पर पूरे पैसे इस इनकम के तहत जो टैक्स लागू किया जाता है तो पूरे पैसों पर टैक्स लगाया जाता है। यार भाई ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। वो वाला पंखा भी जला दें, इधर से चलना है, चलें करें इधर। एक मुझे नहीं गर्मी लगती, बाकी सबको लगती है। सर देखिएगा, सबसे पहली बात, इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर, यानी वो इनकम जिस पर एफटीआर के तहत टैक्स लगना है, इसके असूल हैं। असूल नंबर 1, पैसे टैक्स कट के मिलेंगे, पैसे टैक्स कट के मिलेंगे। इनकम जो वसूल होगी वो टैक्स कट के मिलेगी। दूसरी बात, एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। टोटल इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं। तीसरी बात, एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। ये हमारी दूसरी बात थी। टैक्स काट के मिलेगा, पहली बात ही। दूसरी बात है कि एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। तीसरी बात, इस तरह की इनकम में से कोई खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं होगी। हम पढ़े फाइनल टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स लागू किया जाता है उसके क्या असूल हैं। एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। चौथी बात, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यार एक चीज होती है डिडक्टेबल अलाउंस, पढ़ा हुआ है आपने? हमने तो आपको सारा पढ़ाया था कि जनाब टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस होंगे तो फिर टैक्सेबल इनकम आएगी, याद है? सर जी उसकी बात कर रहे हैं। डिडक्टेबल अलाउंस, वो कहता है डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होगा। सर जी टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होगा। सर ये 5 बातें मैंने आपके सामने उर्दू में लिखी हैं, चाहता ये हूं कि आप इसको ग्रैब कर ले। एक बार जल्दी से पढ़ें जरा। हाँ जी 5 बातें पढ़ ली। yes, जो टैक्स कटेगा, भैया आपको ये तो पता चल गया टैक्स काट के मिलेगा। yes, जो टैक्स कटेगा वो फाइनल टैक्स होगा और मजीद टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स कटेगा वो फाइनल टैक्स होगा और मजीद टैक्स नहीं लगेगा।
दो बातें और हैं। पहले ये जो 6 बातें आपसे की, मैं एक एग्जांपल देके सबको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल आ जाए तो मजबूत हो जाता है। सर देखिएगा, मैं आपको एक मिसाल दे लगा कि डिविडेंड जो है ना एफटीआर इनकम होती है। डिविडेंड क्या होती है? डिविडेंड इनकम पे टैक्स हमेशा काट के मिलता है। अगर मेरा 100 रुपए का डिविडेंड बनता है तो मुझे पता है कितने पैसे मिलते हैं? 85। क्यों जी? 15 रुपए का टैक्स काट के मिलता है। असल गेम ये है, टैक्स वाले सबर नहीं कर रहे, वो कहते हैं इनको इसने 100 रुपए कमाए, इसको 100 ना दो, 85 इसको 85 दो, टैक्स कट जाए। सर जी मेरी बात समझ आई? पहला स्टेप, मुझे 100, मैंने 100 कमाए थे, मुझे 100 नहीं मिल रहे, मुझे कितने मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं उस पर टैक्स कट गया, कट कर मिला है, कट चुका हुआ है। दूसरी बात, डिविडेंड इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होगी, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। यानी इस टाइप की इनकम, सर जी एनटीआर और चीज है, एफटीआर और चीज है, ये डिफरेंट तरीके से टैक्स लगता है डिफरेंट तरह की इनकम पर। और वो कहते हैं इस टाइप की इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। सर मुझे एक डिविडेंड मिलना था सियालकोट से, मैं गाड़ी स्टार्ट की, सियालकोट चला गया, सियालकोट से डिविडेंड लेके वापस आया, मेरा 10,000 का फ्यूल लग गया, 1 लाख रुपया मुझे डिविडेंड मिलना था। 1 लाख रुपया मैंने डिविडेंड कमाया था, मुझे कितना मिला होगा? 85,000। चूंकि 15,000 तो पहले ही। मेरा सवाल आपसे यह है कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया है तो क्या पहले 10,000 रुपये का खर्चा माइनस नहीं करना था? वो कहते हैं एफटीआर इनकम में से खर्चा माइनस करने की इजाजत, वो लाख रुपए जो मैंने कमाए थे उस पर 15,000 टैक्स कट कर मुझे 85 मिले। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि लाख रुपए कमाने के लिए मैंने 10,000 रुपए का फ्यूल खर्च किया है, तो उस लाख में से 10,000 रुपए का खर्चा भी तो माइनस हो। लेकिन टैक्स वाला कहता है उस इनकम में से खर्चा माइनस करने की इजाजत, मेरी बात भी करे तो भाई मैं जितना भी फ्यूल, जितना भी खर्चा लगाकर डिविडेंड वसूल करने का जो भी खर्चा हुआ है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। ये तीसरी बात। चौथी बात, ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस, यही 4 है। सर ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ये माइनस करने की इजाजत, हमने पढ़ा था टोटल इनकम में से लेस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम आती है, लेकिन वो तो एनटीआर हो तो होता है। ये क्या है? ये एफटीआर। सर अभी आपको आज के दिन में मैंने पढ़ाया टैक्स लायबिलिटी में से लेस करते हैं टैक्स क्रेडिट को, बताया ना सर? तो सर यही बात इधर भी है, टैक्स क्रेडिट भी लेस, टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होगा। अच्छा जनाब, जो टैक्स कट गया, 1 लाख रुपए की इनकम थी, 15,000 रुपए का टैक्स कट गया, मुझे मिला 85,000। अब क्या इस 85,000 पर मजीद कोई टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा? सर जी ये जो 15,000 टैक्स कट गया बस ये फाइनल टैक्स है, इस पर मजीद कोई टैक्स। यार मैंने वो सारी बात जो पहले उर्दू में लिखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिविडेंड की एग्जांपल देके समझा भी दिया। पॉइंट नंबर 7, इस टैक्स को नॉन एडजस्टेबल टैक्स कहा जाता है। जो टैक्स कट जाता है इसको कौन सा टैक्स कहा जाता है? नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल का मतलब होता है कि कोई रीफंड नहीं मिलेगा, अगर टैक्स लग गया तो बस लग गया, खत्म, कोई रीफंड नहीं मिलेगा। वो कहता है इस टैक्स को नॉन एडजस्टेबल टैक्स कहा जाता है। कैरी फॉरवर्ड तो किसी तौर पर भी नहीं होता, वो कहता है रीफंड नहीं मिलेगा।
लो भैया, 7 बातें मैंने आपके साथ की हैं, वही मैं अब आपको अंग्रेजी पढ़ाने लगा और आपने ट्रेस करनी है कि ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती हैं लिखी हुई। इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्स टैक्सेबल इनकम। वो कहता है इनकम जो है वो किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करे। दूसरा, नो डिडक्शन इज अलाउड, कोई खर्चा माइनस। तीसरा, डिडक्टेबल अलाउंस भी माइनस नहीं होगा, कोई लॉस होगा तो वो भी माइनस नहीं होगा। तो भैया मैंने आपको पहली बात बताई, इनकम में से इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इनकम जो है वो किसी हेड ऑफ इनकम में भी फॉल नहीं करेगी, कोई डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी, कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस नहीं होगा, कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, कोई टैक्स लायबिलिटी को कोई टैक्स क्रेडिट भी कम नहीं करेगा। इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर वो इनकम होती है जिस पे टैक्स कट के मिलता है, विच इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यानी इसका मतलब है टैक्स कट कर मिलता है, टैक्स कट के मिलता है। और ये कौन सा टैक्स होता है? फाइनल टैक्स होता है, यानी जो पैसे अब आपको मिल गए टैक्स कटने के बाद, ये इस पर कोई मजीद टैक्स नहीं ले। द टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन सच ट्रांजैक्शन इज कॉमनली नोन एज नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ये जो टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हुआ ये कौन सा टैक्स है? नॉन एडजस्टेबल टैक्स। नॉन एडजस्टेबल टैक्स का क्या मतलब है सर? इस पर वो कहता है देयर इज नो रिफंड ऑफ द नॉन एडजस्टेबल टैक्स। नॉन एडजस्टेबल टैक्स अगर ज्यादा कट जाए, नॉन एडजस्टेबल टैक्स जितना भी कटाओ इस पर कोई रिफंड नहीं होता। सर जी अब अगर यहां तक आप मेरी बात समझ गए हैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, जब किसी को सैलरी मिलती है तो भी तो टैक्स काट के मिलती है, यस और नो? जब किसी को सैलरी मिलती है तो टैक्स काट के मिलती है। तो सवाल आपसे ये है कि जब सैलरी मिलेगी और टैक्स कट के मिलेगी तो वो सैलरी, हमने तो भी पढ़ा कि जो टैक्स कट के मिलता है वो एफटीआर होता है, पढ़ा ना? तो फिर सैलरी एफटीआर हो गई या एनटीआर हो गई? क्यों जी? सुनना, असल में मैं एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में खुद डाल रहा हूं ताकि आप वो एक बार उससे क्लैरिटी ले लें, उस कॉन्सेप्ट को सीख जाए। सैलरी जो मिलती है टैक्स कट के मिलती है और हमने ये पढ़ा है कि अगर टैक्स कट के मिले तो एफटीआर होगा। क्या ये पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा है जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमने ये पढ़ा है एफटीआर में टैक्स कट के मिलता है। हमने ये नहीं पढ़ा जो टैक्स कट के मिले वो एफटीआर होता है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। एफटीआर के तहत जिस इनकम पे टैक्स लगना होता है तो टैक्स कट के मिलता है। यार ऐसा ही पढ़ा है ना? इसका मतलब ये है कि इस एफटीआर के तहत अगर किसी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, एफटीआर के तहत किसी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं है कि जनाब वो उस पर टैक्स ना कटाओ। हो सकता है कि एफटीआर के तहत टैक्स ना लग रहा हो लेकिन टैक्स कट के मिले। वो कहता है अगर एफटीआर के तहत टैक्स लगेगा तो लाजमी बात है टैक्स कट के मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि टैक्स कट के मिले और वो एफटीआर ना हो। यार मेरी बात भी कर गए हो? ये जुमला पढ़ो, all transactions subject to collection of deduction of tax at source do not
फॉल अंडर इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर। हर ट्रांजैक्शन जिस पे टैक्स कटा है जरूरी नहीं है वो एफटीआर हो, लेकिन एफटीआर के लिए जरूरी है कि टैक्स कट के मिले। भैया मेरी बात समझ आई है? यानी टैक्स कटना एक ब्रॉडर चीज है, एफटीआर उसके अंदर एक चीज है। एफटीआर के लिए लाजमी है कि टैक्स कट के मिले, लेकिन अगर टैक्स कटा है तो जरूरी नहीं है वो एफटीआर हो। मुझे सैलरी पर एसबीआई वाले सैलरी पर टैक्स काट के देते हैं, तो भाई मुझे एसबीआई वाले सैलरी पर टैक्स काट के देते हैं। तो याद रखना इस केस में एसबीआई वाले चूंकि सैलरी पर मुझे टैक्स काट कर देते हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो एफटीआर है, वो एनटीआर भी हो सकता है। अगर वो एनटीआर होगा तो किसी ना किसी हेड में फॉल करेगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो अदर सोर्स हो। वो कहता है वेयर द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एट सोर्स इज नॉट ट्रीटेड एज एफटीआर। अगर वो एफटीआर नहीं है, द इनकम राइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर रिस्पेक्टेड, तो वो किसी ना किसी हेड में फॉल करेगा। यानी अगर वो एफटीआर नहीं है तो वो किसी ना किसी हेड में फॉल करेगा, सैलरी में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में और अदर सोर्स में, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और वो टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेगा। द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड ऑन सच ट्रांजैक्शन इज एफटीआर के तहत जो टैक्स कटता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है, एनटीआर के तहत जो टैक्स कटता है वो एडजस्टेबल होता है। सर नॉन एडजस्टेबल का मतलब है जितने पैसे कट गए बस खत्म। एडजस्टेबल का मतलब है साल के एंड पे हिसाब करेंगे, अगर आपने पैसे ज्यादा दे दिए हुए तो रीफंड हो जाएंगे। इसीलिए तो उसने कहा कि अगर नॉन एडजस्टेबल होगा तो कोई रीफंड नहीं होगा, और अगर एडजस्टेबल होगा तो साल के एंड पे हिसाब करेंगे। अगर आपके पैसे ज्यादा आ गए हुए तो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। या मेरी बात पिक कर रहे हो सर जी? एग्जाम्पल एफटीआर इनकम होती कौन कौन सी है यार? ये 6 आइटम हैं, बस इनके नाम याद कर लो, आपकी जान को सुकून आ जाएगा। इसके अलावा एफटीआर नहीं है कोई। कमीशन या ब्रोकरेज, एक्सपोर्ट, प्राइज विनिंग्स, डिविडेंड, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सर जी ये 6 चीजें, ये मैंने आपको डिविडेंड की मिसाल देके ये सारा पढ़ाया है। सर एक्सपोर्ट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, प्राइज एंड विनिंग्स और नॉन रेजिडेंट की रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। एक बार ना मेरा दिल चाहता है कि आप फाइनल टैक्स रिजीम वाला पूरा जो सफ़ा नंबर 40 है ऐसे खामोशी से पढ़े, एक एक लफ्ज को समझ के। जो बात नहीं समझ आती हाथ खड़ा करे, मैं उस बच्चे के पास आके उसको समझा दूंगा, लेकिन बिल्कुल खामोशी हो जाए, हर बंदा एब्जॉर्ब करे लिखे क्या भी हैं बातें। जितने बच्चों ने मुझसे राज अपने शेयर किए हैं उसका नतीजा 2 बातें निकली हैं। बात नंबर 1 एक स्टूडेंट ने ये पूछी और वो बात उसकी वैलिड है कि सर एक तरफ तो आप कहते हैं कि टैक्स रिफंड नहीं होगा, दूसरी तरफ उसने ये लिखा हुआ है कि अगर रॉन्गली डिडक्ट हो गया तो हो जाएगा। सर जी 100 रुपए की डिविडेंड इनकम में 15% टैक्स हुकूमत कहती है काटना चाहिए जो बंदा पे कर रहा, वो गलती से 20% काट देते तो ये तो उससे गलती होगी ना, ये तो 5 उसे वापस करने ही पड़ेंगे। ये तो एक नॉर्मल बात है। 15% टैक्स कटेगा, 15 ही कटता है, तो ये 15 रिफंड नहीं होगा। अगर गलती से मिस्टेक हो गया तो फिर हो जाए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यार आपको अभी बताया, ये आपकी बुक में इतना टेबल बना हुआ है, ऐसा ही है ना?
अभी आपको बताया कि एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होती है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स में शामिल नहीं होती, बताया ना सर। उसमें शामिल होके टैक्स नहीं होती, उसमें शामिल होके टैक्स नहीं। तो बाज़ औक़ात इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में डिविडेंड लिख दिया जाता है और वो एफटीआर का होता है, लेकिन वो उस हेड में शामिल होके टैक्सेबल इनकम में शामिल होके टैक्स नहीं होता, वो सिर्फ बाज़ औक़ात प्रेजेंट करने के लिए लिख दिया जाता है। तो हेड्स ऑफ इनकम में बाज़ औक़ात लिख दिया जाता है बस। अच्छा जी, ये दो बातें हो गई। सर जी चलूँ आगे? कौन सी? सिर्फ शो करने के लिए बाजू का लिख दिया जाता है, उस हेड में शामिल होकर टैक्स नहीं लगता उस पर, सिर्फ लिख दिया जाता है। अच्छा जरा एक बात देखना, अब जो अगली बात मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं वो है सेपरेट ब्लॉक आइटम। अब इस बात की, इस एरिया की खास बात है कि ये आपकी किताब में नहीं है कहीं पर, ये आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। सेपरेट ब्लॉक आइटम क्या होती है? कुछ इनकम ऐसी होती है जो अंडर द हेड भी आती है, अंडर द हेड ऑफ इनकम भी फॉल करती है, टोटल इनकम में भी फॉल करती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में फॉल नहीं करती। उसमें से कोई डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता, उस पर रेट भी सेपरेट लगता है, उस पर टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। सेपरेट ब्लॉक इनकम है, मखसूस इनकम है। कौन सी है सर? मैं आपको ना वो बता ही देता हूं, वो बताऊंगा ना क्लैरिटी आ जाएगी। नो सर, ये 5 तरह की इनकम है, इसको याद ही कर ले, आपकी जान छूट जाएगी। एफटीआर वाली 6 है, सेपरेट ब्लॉक आइटम वाली 5 है। बाज़ औक़ात 5 याद करने से आप सारी उम्र की कंफ्यूजन से आजाद हो जाएंगे। सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो इन 5 में से कोई ना कोई होगा। एफटीआर है तो उस 6 में से कोई नहीं। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ना फिर ज़हनी तौर पे इजी हो जाते हैं, ये चीज़ें आपकी ग्रिप में रहती हैं। वो कहता है ये तो एफटीआर आइटम है, आप फौरन सोचते हैं फलां सब कमीशन थी, ब्रोकरेज थी, ये थी, उन 6 में नहीं है। कहते हैं ये एफटीआर नहीं है। यार मेरी बात समझ आ रही है? आपकी ना कंटेंट पे, सब्जेक्ट पे ग्रिप हो जाती है, आपको पता चल जाता है यार ये एफटीआर है, ये सेपरेट ब्लॉक है, ये एनटीआर। तो एफटीआर में 6 बातें हैं सिर्फ, सेपरेट ब्लॉक में 5 हैं, बाकी सारा एनटीआर है। तो भैया एफटीआर वाली 6 बता दी, एनटीआर वाली 5 आपकी किताब में नहीं है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। टर्मिनेशन बेनिफिट, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, ये दोनों अंडर द हेड सैलरी आते हैं। भाई हेड ऑफ इनकम में तो शामिल होंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होंगे। सर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, रेट भी कौन सा होगा? एनटीआर पे रेट लगता है स्लैब वाला, तो आपको मैंने परसों पढ़ाया था। एफटीआर पे भी अलग और सेपरेट ब्लॉक आइटम पे रेट सेपरेट लगता है सर। प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी सेपरेट ब्लॉक आइटम है और ये अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। अब इसकी तस्वीर लेने का फायदा है जब ये कंप्लीट हुआ है भैया 5 चीजें हैं और वो किस किस हेड में आती हैं, इंशाल्लाह जब जब हम उस हेड को डिस्कस करेंगे ये पढ़ रहे होंगे।
तो ये NTR आइटम हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, टोटल इनकम में शामिल होती है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है, टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है, टैक्स लायबिलिटी स्लैब से देख के निकालते हैं, टैक्स क्रेडिट मिलता है। जबकि सेपरेट ब्लॉक FTR के अंदर टोटल हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, टोटल इनकम में शामिल होती है, लेकिन बाकी नहीं होती। और यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक आइटम में भी यही सारी चीज़ें हैं। यार वैसे इतनी देर में आप याद कर सकते हैं, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। ये वाले 5 पॉइंट टिप्स पे हो सकते हैं, हो गए हैं, शाबाश। सेपरेट ब्लॉक आइटम बिल्कुल FTR की कॉपी है। हाँ जी, हाँ। स्लैब कौन से पहला सफ़ा 50 पे, वो याद कर लें। सफ़ा नंबर भी, सफ़ा नंबर 50, सफ़ा नंबर याद कर लें बस। अभी चले आगे। आप लोग की आवाज़ों से पता चल रहा है आपको ये याद हो गया। FTR वाले 6 और सेपरेट ब्लॉक आइटम वाले 5, ऐसा ही है ना? शाबाश सर जी। अब जरा आगे बात करने लगूं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। लिख लें। आपके पास बुक नहीं है? उन्हें कहें कि आप फिजिकल में, आपको तो अभी मिलनी चाहिए फ़ौरन। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। सर जी बात समझ गए हैं? इसकी एक शर्त और है, ये डिविडेंड किन पैसों में से दिया गया हो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से दिया गया हो, में से अदा किया जा रहा हो।
वो कहता है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से अदा किया जा रहा हो। ये दो शर्तें हैं इसकी। includes distribution by the company to its shareholders out of its accumulated profit। दो शर्तें काम की हैं। कंपनी ने दिया है पैसा शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट्स में से। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, इसमें 7 चीजें शामिल हैं। मैंने ना असल में आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझाया है। थोड़ा सा आगे चलता हूं तो अब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड क्या है ये बताने लगा। अगर शेयर होल्डर में एसेट्स तकसीम किया जाए तो वो भी डिविडेंड है। अगर शेयर होल्डर में डिबेंचर तकसीम किया जाए तो वो भी डिविडेंड है। अगर कंपनी की लिक्विडेशन के मौके पर कुछ तकसीम किया जाए तो वो भी डिविडेंड है। अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर तकसीम किया जाए शेयर होल्डर्स को तो वो भी डिविडेंड है। तकसीम करना, अभी तो मैंने कहा था प्रॉफिट को तकसीम कर रहे हैं, ये तो एसेट्स लिखा हुआ है भैया। आप शेयर होल्डर्स में एसेट तकसीम कर रहे हैं या डिबेंचर्स दे रहे हैं या लिक्विडेशन के मौके पर उनमें तकसीम किया जा रहा है या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर तकसीम किया जा रहा है, ये डिविडेंड समझा जाएगा। सर अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे तो वो भी डिविडेंड समझा जाएगा। ये बात आपने सुन ली, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं है। सर मैं एसबीआई का शेयर होल्डर हूँ, मैं एसबीआई का शेयर होल्डर हूँ। एसबीआई से 1 लाख रुपया मैंने लोन लिया। एसबीआई ने मुझे पता कितने पैसे देगा? सर 1 लाख रुपए का लोन जब मैंने एसबीआई से लिया तो एसबीआई कहेगा, एसबीआई है प्राइवेट कंपनी, वो अपने शेयर होल्डर को जो पैसे देगा, लोन देगा, उसे क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड का असूल क्या है? टैक्स काट के पैसे दो, 15,000 का टैक्स कट जाएगा, मुझे 85,000 दिया जाएगा। जब भी मैं लफ्ज़ डिविडेंड बोलूँ ना तो आपके दिमाग में 1 मिनट से पहले वो 7 पॉइंट आ जाने चाहिए। डिविडेंड, डिविडेंड में तो टैक्स कट के मिलता है, डिविडेंड में तो कोई खर्चा माइनस नहीं होता, डिविडेंड में तो डिडक्टेबल अलाउंस भी माइनस नहीं होता, डिविडेंड में तो टैक्स क्रेडिट भी माइनस नहीं होता, डिविडेंड पे जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स होता है, नॉन एडजस्टेबल होता है। यार ये सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जब आप कहेंगे डिविडेंड तो फिर आपके ज़हन में आएगा एफटीआर, और अगर एफटीआर आ गए तो फौरन वो 7 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। लोन और एडवांसेस गिवन बाय प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर, इसको भी डिविडेंड समझा जाएगा। डिविडेंड एफटीआर, एफटीआर तो वो सारी 7 शर्तें। यार मेरी बात भी कर गए हो, ये असल गेम है। इसीलिए मैंने कहा मैं एसबीआई का शेयर होल्डर हूं, एसबीआई वाले मुझे 1 लाख रुपया लोन मैं उससे मांगूंगा, 85,000 मुझे देंगे, चूंकि वो इसको डिविडेंड ट्रीट करेंगे, 15,000 एफबीआर को जमा कराएंगे। अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर अगर कोई अमाउंट खर्च की जाए, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। सर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, सर जी फॉरेन कंपनी, उसका प्रॉफिट टैक्स कट गया, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट उसको डिविडेंड समझा जाएगा।
फॉरेन कंपनी पैसे कमाए, पैसे कमा के उसमें से टैक्स दिया, जो पैसे बचे उसे डिविडेंड समझा जाएगा। डिविडेंड का क्या मतलब है? एफटीआर। एफटीआर का क्या मतलब है? टैक्स कट के मिलेगा, कोई खर्चा माइनस नहीं, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं, टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स, नॉन एडजस्ट। ओ यार है ना ये सारी बातें? सॉरी। फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड समझा जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। असल में होता ही है, जो कंपनी होती है ना फॉरेन, वो पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान में पैसे कमाती है, पाकिस्तान में टैक्स देके बाकी पैसा अपने मुल्क ले जाती है। तो जब वो पैसा अपने मुल्क लेके जाने लगेंगे, दरमियान में टैक्स वाले आ जाएंगे, साडा हिस्सा। सर समझ आ रही है? तो भाई ने बात की है, ये बात मेरे दिल पे लग गई। कहते पहले भी तो दिया है टैक्स, सही कह रहे हैं, इसमें 2 बार टैक्स दिया जाता है। ये जरा सुनना, ये देखना, सेल्स थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, ग्रॉस प्रॉफिट था 50 रुपये, अदर एक्सपेंस थे 10 रुपये, नेट प्रॉफिट था 40 रुपये। इस प्रॉफिट पर टैक्स लगा लेट से 10 रुपये, ये बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 रुपये जब वो बाहर भिजवाने लगे अपने मुल्क में, तो दरमियान में फिर आ गए एफबीआर वाले। एफबीआर वालों ने क्या कहा? टैक्स दो। इस 30 में से फिर 15% टैक्स कटने के बाद बाकी पैसा बाहर जाएगा। 15% कितना बनेगा यार? 4.5। तो 25.5 बाहर के मुल्क जाएगा, 4.5 टैक्स कट जाएगा। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान है। ये भाई ने सवाल पूछा है कि अभी तो टैक्स लगा है, ये देखो, ये वाला जो 10 रुपए का टैक्स है ना, ये लगा है कंपनी पे, और ये वाला जो 4.5 का टैक्स है ना 15%, ये पता है किस पे लगा है? शेयर होल्डर पे। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हो? ये शेयर होल्डर्स पे लगा है, ये शेयर्स होल्डर्स पे लगा है। लो सर, ये डिविडेंड की स्टोरी थी। जी 4.5 डिविडेंड किसको समझा जाएगा? 30 को डिविडेंड समझा जाएगा। 4.5 टैक्स कट गया है डिविडेंड पर, और जो बाहर भिजवाया गया वो 25.5 भिजवाया गया। 4.5 एफटीआर। जी अभी तो मैंने समझाने के लिए 10 लिख दी है। कंपनी में कंपनी वाला रेट लगाएंगे, एफटीआर पे तो एफटीआर वाला ही लगता है। एफटीआर पे कंपनी का चक्कर नहीं होता, वो स्लैब वाला रेट नहीं लगता। सर जी क्या ये बात समझ आ गई है? जिसको डिविडेंड समझा गया है फिर उसको लोन समझा ही नहीं गया, फिर उसको लोन ना समझे, ना लोन वाली कोई बात सोचे उसके बारे में। 7 बातें थी सर, इसको याद करने का तरीका था डार फॉल। छोड़ दें यार, बस कहता था कि डार कहता था कि डॉलर फॉल करेगा, कुछ भी नहीं फॉल किया। डार फॉल, डी फॉर डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट,
A for assets of the company, R for reduction of capital, F for foreign company, A for amount expended by private company for the benefit of shareholder. फिर दो L है. First L is for liquidation, second L is for loan or advance given by a private company to its. यार एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो, फिर इसकी एक्सेप्शंस पढ़नी है. जी भाई, जी भाई, प्राइवेट कंपनी के फायदे के लिए प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसे नहीं दिए, लोन नहीं दिया, उसके लिए वो खर्चा कर दिया उसके बेनिफिट के लिए. तो ऐसे ही समझो कि जैसे शेयर होल्डर को पैसे ही दिए तो उसे भी डिविडेंड ही समझा जाएगा. सर कोई एग्जांपल दे दें उसका. भैया कोई भी खर्चा जो इसने किया है, प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए किया है, शेयर होल्डर के बिहाफ पर किया है, शेयर होल्डर ने को पेमेंट करनी थी, शेयर होल्डर ने कोई एसेट खरीदना था, तो प्राइवेट कंपनी ने वो एसेट खरीद कर उसको दे दिया, शेयर होल्डर को दे दिया, उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी. यस, बेनिफिट यानी शेयर होल्डर के फायदे के लिए कोई पेमेंट की. कोई भी बेनिफिट हो सकता है जो शेयर होल्डर जैसे जिसको फायदा हो रहा हो, कोई एसेट खरीदना है, कोई और बेनिफिट जो शेयर होल्डर को कंपनी के से मिल सके, उस पर जो खर्चा किया उसको भी डिविडेंड समझा जाएगा. आखिर में एक जुमला उसने दोबारा लिख दिया है और वो ये लिखा है, भैया जितने पैसे भी ऊपर दिए गए हैं डार फॉल के केस में, ये होने एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से चाहिए, ये होने एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से चाहिए. एक एग्जांपल देखना मेरे साथ. ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of trading and sales of fertilizers. The company has extended loan of 2.5 million to one of its shareholders on 30 June 20x0, जबकि accumulated बैलेंस कितना था सर? लोन दे दिया 2.5 मिलियन था, accumulated बैलेंस था 1.8 मिलियन. कितनी अमाउंट को डिविडेंड समझा जाएगा? लोन तो यार 2.5 मिलियन का दिया है. एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से जितने पैसे दिए गए यानी मैक्सिमम डिविडेंड जो है वो किसके बराबर होगा? तो 1.8 मिलियन वुड बी डीम्ड एज डिविडेंड. सर जी समझ आई है? आज बाकी लोन होगा, उस पर सब कुछ नॉर्मल होगा. सर जी फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड. ये 4 पेमेंट्स डिविडेंड नहीं होंगी. उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं. सर जी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन वाली जो कंपनीज होती हैं, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, रिमिट कर देना, वापस भेजना आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को किसका? ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी का जो पाकिस्तान में काम करी. पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम कंपनी काम कर रही है, अगर वो अपना आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाहर भेजे तो उसको डिविडेंड, सर एक्सेप्शन टू द रूल है. हेडिंग पढ़ो, फॉलोइंग पेमेंट्स को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा. इसमें पहला पॉइंट ही उसने कह दिया,
रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली की ब्रांच अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अपने मुल्क में भेजेगी तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सजी क्लियर हो गई बात? अगर एक इदारा जिसका काम ही लोन देना है उस इदारे ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया तो क्या जुर्म किया? सेकंड पॉइंट पढ़ना, लोन एंड एडवांस बाय प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन लेंडिंग कंपनी, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसका काम ही लेंडिंग में। यही बात करने लगा हूं, देखिएगा हम उसे पूरा 100 ही वापस करते हैं, हम उसे पूरा 100 ही वापस करते हैं और फिर 15 रुपये हम FBR से वापस लेते हैं। ये बात यहां पर भी आ रही है, अगली स्लाइड में भी है, सुनिएगा। सर जी 100 रुपये का लोन मैं प्राइवेट कंपनी से लिया जिसका मैं शेयर होल्डर था, तो टैक्स वालों ने कहा ये क्या है? बोलो तो सही। टैक्स वालों ने कहा ये डिविडेंड है, तो टैक्स वालों ने 15 रुपए का टैक्स काट के मुझे 85 दिया। ऐसा ही है। बाद में पहले तो लोन था, बाद में सच्ची मुच्ची का डिविडेंड मिल गया, सही वाला डिविडेंड मिल गया, तो टैक्स वाले कहते हैं फिर इस डिविडेंड को डिविडेंड तस्वुर नहीं किया जाएगा। यानी बाद में अगर मुझे 50 रुपए का डिविडेंड मिला है तो टैक्स वाले इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे और फिर मुझे पूरे 50 रुपए रिसीव होंगे। यार आमतौर पे डिविडेंड में क्या होना चाहिए था? टैक्स काट के मिलने चाहिए थे ना, यहां पर नहीं। सब्सिक्वेंट डिविडेंड मिल गया, उसके बाद जबकि लोन को डिविडेंड ट्रीट किया गया था तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर इसकी अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट लेवल की एक एग्जांपल समझाऊं। यही बात बताने लगा हूं, ये वाली बात समझ आ गई है? जी भाई सर ये वाली बात समझ आ गई है? बस अभी 1 मिनट मुझे 2 एग्जांपल और दे दें फिर बताता हूँ, क्योंकि मैं बाकायदा पूछ रहा हूँ कि ये वाली बात समझ आ गई तो मुझे 2 जुमले बोलने तो उसके बाद आपकी बात सुन। सर जी अगली बात सुनो, अगर बाद में सब्सिक्वेंटली मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मिला तो टैक्स वाले इस डिविडेंड को डिविडेंड तस्वुर नहीं करेंगे और पूरा 100 रुपए मैं वसूल कर लूंगा। केस नंबर 3, भैया ध्यान से बात सुनना, मैंने 100 रुपए का लोन लिया था, टैक्स वालों ने उस 100 रुपए के लोन को डिविडेंड तस्वुर किया और 15 रुपए का टैक्स काट के मुझे 85 दिए। बाद में 50 रुपए का डिविडेंड मिला तो उसे डिविडेंड नहीं तस्वुर किया जाएगा। 100 रुपए का डिविडेंड मिला तो उसे डिविडेंड नहीं तस्वुर किया जाएगा। 150 रुपए का डिविडेंड मिला तो 100 रुपए को डिविडेंड तस्वुर नहीं किया जाएगा, बकाया 50 रुपए को डिविडेंड तस्वुर किया जाएगा। भैया मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको वो अब ये जुमला पढ़ो, सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इज सेट ऑफ। ये देखो ये 50 इस 100 के साथ सेट ऑफ हो सकता है, ये 100 इस 100 के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन ये 150 इस 100 के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। इस 150 में से ये 100 तो सेट ऑफ हो सकता है, बकाया 50 को डिविडेंड समझा जाएगा और इसमें से 7.5 रुपए की अमाउंट काट के बकाया 42.5 आपको मिलेगा और ये 100 उसके अलावा यानी 142.5। या क्या ये बात आप भी कर सके हो? उसने कहा है पहले लोन को डिविडेंड तस्वुर किया था,
बाद में सची मुची का डिविडेंड मिल गया, तो अगर वो डिविडेंड लोन तक की अमाउंट का मिला है तो उसे डिविडेंड तस्वुर नहीं करेंगे। अगर लोन से ज्यादा की अमाउंट का डिविडेंड मिल गया है तो जितनी अमाउंट एक्सेस होगी उसे डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। समझ गए सर? अब सवाल पूछो। नहीं, जो पहले पूछने लगे थे वो। जी जी प्लीज। जी कर दिया। उसके बाद हमने डिविडेंड दिया तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लोन लिया, उसके बाद डिविडेंड मिल गया, वो डिविडेंड कितना मिला, अगर लोन तक का मिला है तो उसे डिविडेंड तस्वुर नहीं किया जाएगा। नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं होगा। लो सर, ये बात हो गई हमारी मुकम्मल। हमने आपको आखिरी 3 पॉइंट्स पढ़ा दिए। अब चौथा पॉइंट, सर जी चौथे पॉइंट की बेस बनाने लगाऊं। आपको पता है लिक्विडेशन पर होता क्या है, टोटल एसेट्स थे 100 रुपए के, टोटल लायबिलिटीज थी 80 की, बकाया जो इजाफी एसेट्स रह गए उनको क्या कहा जाता है, सरप्लस एसेट्स कहा जाता है। ये जो इजाफी एसेट्स या सरप्लस एसेट्स रह गए हैं, ये इनको किस में तकसीम किया जाता है, इनके हकदार असल शेयर होल्डर्स होते हैं और इनका हकदार डिबेंचर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते। सरप्लस, जी भैया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। हाँ जी, वो ये कह रहा है हु इज एंटाइटल्ड टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ordinary shareholder. Who is not entitled in the of the surplus assets of the company in the event of winding up, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। क्या ये वाली लाइन पिक कर गए हो? लो सर, अब ये जुमला सुनो। अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई या कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया या कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, 1 2 3, इन 3 मौकों पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन हुई है लिक्विडेशन ऑफ एसेट के मौका पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौका पर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के मौका पर। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन 3 चीजों के मौका पर डिस्ट्रीब्यूशन को कब हुई है, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर। इन 3 मौकों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और अगर पैसे किसको मिले हैं, किसी ऐसे बंदे को मिले हैं जो एंटाइटल्ड नहीं है, हु इज नॉट एंटाइटल्ड to participate in the surplus asset in the event of liquidation, और पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की गई है, तो उससे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ये खामोशी मुझे अच्छी लग रही है लेकिन ये है खतरनाक। सुनो, कंपनी ने पैसा दिया डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कब,
लिक्विडेशन के मौके पर, तो वो डिविडेंड नहीं होगा। इतनी बात समझ आती है? यस और नो? तो यार हुना ना करो ना यार, तीसरी बार बात बता रहा हो बंदा तो ये तो डिजर्व करता है ना कि वो जो आराम से बैठा है कि यार कौन गले चौवाज कटे, पर ठीक है सर जी, ठीक है भाई। सुनिएगा जरा, 3 मौके हैं। मौका नंबर 1, कंपनी लिक्विडेट हो गई है। सिचुएशन नंबर 2, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। इन 3 सिचुएशंस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, पैसा दिया जाए, किसको? किसी ऐसे बंदे को जो सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, यानी डिबेंचर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। फिर सुनो, एक बंदा गवाही देंदा पे, वो भी पता नहीं मेरा दिल रखता पे। सर जी दोबारा दोबारा दोबारा, मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूं, इससे भी ज्यादा सिंपल ये है। कंपनी की रिडक्शन ऑफ कैपिटल थी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी थी या रिडेम्पशन के मौका पर डिबेंचर होल्डर्स ने या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसे वसूल किए हैं वो डिविडेंड नहीं है। शुक्र है जी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि इतनी दूर से ये आवाज कैसे आ सकती है। जी बताइए जी, प्लीज 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 बताइए। ये उस रूल की एक्सेप्शन है। डार्फॉल ने जो 7 बातें कही हैं, उन 7 बातों में से पहली 4 बातों में ये बात आ रही है, लिक्विडेशन वाली बात भी आ रही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाली बात भी आ रही है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाली बात भी आ रही है। इन 3 केसेस में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं उस बंदे को जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, यानी डिबेंचर होल्डर को, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसे डिविडेंड नहीं। सर जी आराम से ना, ये जुमला मेरा बस में हो तो मैं कहूँगा ठंडा पानी का गिलास पी के पिए, लेकिन उसमें आधा घंटा लग जाएगा। आप बस वैसे ही ठंडी आह भर के ना सर पढ़े जरा, मैंने आपको ठंडी साथ कहा था। सर जी जल्दी से पढ़ लें सर। जल्दी हो जाए प्लीज यार। रिडीम कर कहते हैं वापस लेने को। जब मैं शेयर इशू करता हूं और रिडीम कर दे, रिडीम का मतलब है मैं वापस ले लेता हूं, ठीक हो गया, रीपे नहीं। मैं जब खरीद लेता हूं, परचेज कर लेता हूं वो शेयर, और उसको कहते हैं रिडीम करना। जब मैं रिडीम करता हूं और रिडीम करने के मौके पर पैसे देता हूं किसी ऐसे बंदे को जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, यानी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या डिबेंचर होल्डर है, तो उस पेमेंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। कैपिटल रिड्यूस कब होता है? जब कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेती है तो कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल बढ़ता कब है? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है और पैसे वसूल करती है तो कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल कब कम कैसे होता है? जब कंपनी पैसे देती है और शेयर वापस खुद खरीद लेती है। जी, दिस इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन हो या डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हो या कंपनी की लिक्विडेशन हो, इन तीन चीजों में अगर आप इन 3 चीजों के हवाले से अगर तकसीम की गई है, इन 3 चीजों के हवाले से क्या की गई है? किन लोगों को? जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या डिबेंचर होल्डर है, उनको तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर जी सॉरी,
डिबेंचर्स को खरीदना, रिडीम करना, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को खरीदना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का बंद हो जाना। इन तीनों मौकों पर अगर कंपनी पैसे तकसीम करे ऐसे बंदों को जो कि सरप्लस एसेट की हकदार नहीं है, तो इसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। 11 हो गया सर, 11 बारी हो गया, 11 बारी हो गया। अभी भी मुझे यकीन है कि बच्चे कहेंगे घर जाके सही समझ आएंगे। जी सर, जी सर, हमारा काम है कि आपको समझ आ जाए और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर वाकई में नहीं समझ आया हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी प्लीज बताइए, हाथ खड़ा कर दे, मैं जरूर बता देता हूँ। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, किस चीज के हवाले से कह रहे हैं? जी अच्छा सुन लेना, इतना तो मैं डिस्टर्ब करता हूँ कि आप सीरियस होके सुने, ठीक है ना सर? थोड़े से सीरियस हो जाएं। वाकई में मैं ये 12वीं बार बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली बताना चाहता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो। क्योंकि मेरा मानना है कि जिनको उर्दू भी थोड़ी थोड़ी समझ आती है ना, उनको भी ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा जरा सुनना, वो कहता है ये 3 मौके हैं, कंपनी बंद हो रही थी, या कैपिटल रिड्यूस हो रहा था, कैपिटल रिड्यूस हो रहा था यानी कंपनी शेयर्स वापस खरीद रही थी, या डिबेंचर रिडीम होते यानी कंपनी डिबेंचर्स को वापस ले रही थी। इन 3 मौकों पर अगर पैसे तकसीम किए गए हैं ऐसे बंदों को जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नहीं हैं, जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नहीं हैं, तो इसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ये बात हमने इससे पहले दार फॉल में 7 लोगों की लिस्ट पढ़ी थी जिनके बारे में कहा था कि इसको डिविडेंड समझा जाएगा। अब ये 4 लोग हैं, इनको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे देना तो ही डिविडेंड होता है, अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अलावा किसी को पैसे दिए जाएं तो उसको डिविडेंड नहीं समझाता। बहरहाल बाकी घर जाके सही समझ आएगी। लो सर, रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी। सर जी आप जिसने अभी FTR के रूल पढ़े हुए हैं गरम गरम, उसके लिए क्या मसला है इसको समझना। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ग्रॉस, यार FTR है ना, ग्रॉस बेसिस पर टैक्स लगेगा, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो तो फिर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। डिविडेंड इज रिसीव्ड इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, डिविडेंड जो मिलेगा उस पर टैक्स कट के जो अमाउंट बनेगी वो आप वसूल करेंगे, यानी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स होगी। डिडक्शन ऑफ टैक्स जो एट सोर्स होगी उसे क्या समझा जाएगा? उसको फाइन, यार ये पढ़ा हुआ है ना आपने, जो टैक्स काट गया वो फाइनल टैक्स होगा, उस पर मजीद टैक्स नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट, एक स्टूडेंट ने यहां से सवाल किया था, उनको भी एड्रेस कर दूं। सर जी सुनिएगा, 100 रुपए का लोन लिया मैंने SBI से, यानी शेयर होल्डर ने प्राइवेट कंपनी से, इसको क्या ट्रीट किया गया था? जिसका मतलब है 15 रुपए का टैक्स काट लिया था, बकाया 85 मुझे मिले थे। अब मैंने ये लोन वापस करना, तो मैं कितने पैसे वापस करूंगा? अगर मैं SBI को 85 दूंगा तो कहेंगे भाई क्यों, हमने तो पूरा 100 दिया था, 15 रुपए तो टैक्स वालों ने हमसे लिए तो हमने उन्हें दिए। अगर हम तुम्हें 100 ना देना होता तो हम टैक्स वालों को पैसे ना देते। सो SBI को मुझे पूरा 100 वापस करना पड़ेगा, तो मेरे 15 किधर गए? फिर 15 रुपए मुझे टैक्स वाले रिफंड करेंगे। सर ये तो ज्यादती है, आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि FTR में जो टैक्स कटता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है और रिफंड हुई है ना बात। सर ये ट्रीटेड एज डिविडेंड है, सच्ची मुच्ची का डिविडेंड थोड़ी था।
सर ये ट्रीटेड एज डिविडेंड था ना, ये डिविडेंड ट्रीट किया गया था, इस वजह से इसमें उसने रिफंड की ऑप्शन दिया। वो कहता है वेयर एनी एडवांस और लोन इज रीपेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू अ रिफंड ऑफ अ टैक्स पेड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ सच लोन और एडवांस हैविंग बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड। इस तरह से डिविडेंड सर, इस तरह से पैसे आपको मिलेंगे। सर जी रोबिन पेट्रोलियम भी बिल्कुल सेम उसी पे जी भाई। सर अगर लोन के अगेंस्ट ओरिजिनल डिविडेंड एडजस्ट हो जाएगा तो फिर भी रिफंड होगा? लोन के अगेंस्ट जो ओरिजिनल डिविडेंड आ रहा है तो उससे तकरीबन रिफंड वाला अरेंजमेंट हो तो गया। सर अगर ओरिजिनल डिविडेंड मुझे मिलता 100 रुपए का तो उस पर 15 रुपए टैक्स कटता या ना कटता? वो पहले लोन वाला कट के हिसाब बराबर नहीं हो गया। सर जी E9 का पार्ट बी है, इसमें उसने एक्सेप्शन टेस्ट की हुई है, वो पेट्रोलियम कंपनी है और उसको वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। पार्ट बी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है बस इसमें एक बात काम किया, ये रीड ओनली है, एक बार पढ़ना खत्म कर देना इसको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में पता है क्या बात काम की है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एक बात मेजर काम की है और वो ये है कि जब आप डिविडेंड दे रहे हैं उस टाइम का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंसिडर होगा। वो शायद कि आपको सवाल में कहते साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इतना था, नहीं, जब आप डिविडेंड दे रहे हैं उस वक्त का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना है, ना कि ईयर एंड का। लो सर इसमें ये बात खास थी, बाकी रीड करके इसको, ये एग्जामिनेबल नहीं है इस तरह से। यार ये पढ़ाना ही पढ़ना है, दिल मेरा भी बिल्कुल पूरा हो गया। एक बार आप रीड करें, मैं पानी पी के हिम्मत पकड़ूं फिर पढ़ाता हूँ। पढ़ा के भी ना सर, आपको जिंदगी का कोई पता नहीं। ऐसे ही हो रहा है। दो मिनट बैठ जाए यार, एक ही बार चले जाना। यार फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, बस ये दो बातें पढ़ानी और खत्म। सर जी फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या है? सुन लीजिए, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट फी चार्ज करना। टेक्निकल सर्विस से क्या मुराद है? ये कोई मैनेजेरियल सर्विस हो सकती है, ये कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, या ये कोई टेक्निकल सर्विसेज हो सकती हैं। और मुझे याद है, मैं इसके बाद से एक स्टोरी सुनाता होता हूँ, चलो वो स्टोरी सुना देता हूँ। और वो स्टोरी ये है कि कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 10 साल पहले अब तो हो गए हैं, एक एम्ब्रॉयडरी की जो मशीनरी है ना, मैंने उसका बिजनेस किया था। वो तकरीबन 34 फीट लॉन्ग एक मशीन होती है जो एक वक्त में तकरीबन 24 सूटों को कढ़ाई करती है।
वो बिजनेस मैंने किया और उसमें वो मशीन चाइना से इंपोर्ट की और उस मशीन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि जनाब 1 साल तक अगर इसमें कोई ख़राबी हुई तो वो उसको वारंटी अरेंजमेंट कहते हैं कि वो मशीन वारंटी में थी, वो ठीक करेंगे। उस तरह की तकरीबन 11 मशीनें हमारे पास थी। 2014 में तकरीबन 30 लाख रुपए की एक मशीन थी। खैर वो मशीनें हमने ले ली, मशीन में ख़राबी हो गई। हमने वो मशीन जिस कंपनी से ख़रीदी थी उसको फ़ोन किया, उनकी जो यहाँ पर पाकिस्तान में आउटलेट थी वहाँ से इंजीनियर आए, उन्होंने मशीन को ठीक करने की कोशिश की लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई। अब जिस मशीन से रोज़ का 70,000 रुपये इनकम आ रही और वो मशीन 2, 3, 4 दिन बंद रहे तो फिर तो परेशानी होती कि यार नुकसान हो रहा है। बिल आखिर हमने तंग आके उनको कहा भाई ये मशीन ठीक करें, नहीं तो हमारी तो नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आपने मशीन ठीक करानी तो फिर हमें चाइना से इंजीनियर बुलवाना पड़ेगा। खैर हमने कहा ठीक है भाई, चाइना से इंजीनियर आ जाए, हमने कौन सी उसके साथ गप लगानी है, मशीन ठीक करे वापस चले जाए, जो ज़ुबान भी बोलेगा बस ठीक है। वो सर चाइना से वो इंजीनियर आए, 3 मिनट के अंदर उसने 5 लाख चार्ज किया, 3 मिनट के अंदर उसने मशीन ठीक कर दी। अब हम यही सोचेंगे यार 5 लाख कादा दी ऐसी, किस चीज़ का 5 लाख चार्ज किया। बहरहाल वो उसकी स्किल थी, उसने उसका 5 लाख चार्ज किया। ये 5 लाख रुपया जो उसने वसूल किया है ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फिर हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसको कहा कि तुम यहीं पे ही रुक जाओ, हम तुम्हें 3 लाख रुपया पर मंथ सैलरी देंगे। क्योंकि हमारी मशीनें काफ़ी ज़्यादा थी तो उसको यहाँ पर रोक लिया और 3 लाख रुपया पर मंथ सैलरी हम उसे देने लग गए। कुछ अर्से बाद वो कहने लगा नहीं, मैंने यहाँ पर काम नहीं करना। उसने जब देखा ना कि ये मैं तो यहाँ पर किंग हूँ और तो किसी को इतनी डेप्थ में इस सर्विस का नहीं पता, तो उसने यहाँ पर अपना दफ्तर खोल लिया, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ये जितनी भी स्टोरी मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ ये सारी कनेक्टेड स्टोरी है हमारे टॉपिक्स। अब ज़रा देखना सर, सुनना ज़रा, ये जो 5 लाख रुपया उसने वसूल किया है सर ये फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस है। और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस में पहली बात ये है कि ये सर्विस जो बंदा मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा होता है ये उससे रिलेटेड होती है। और इसमें अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन, असेंबली या लाइक प्रोजेक्ट कर रहा हो तो उसके वाले से कोई पैसे लिए जाएं तो वो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होती। वो बंदा जब उसने हमसे 5 लाख लिया तो वो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस थी, लेकिन जब 3 लाख पर मंथ पे हमारे पर नौकरी कर ली तो वो फिर वो सैलरी थी और वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं थी। सर जी ये आपको पता है हमने उसको पूरा 5 लाख पे किया। सर जी आपने FTR इनकम में 6 चीजें पढ़ी हैं, की हैं याद? उसकी 5वीं आइटम दोबारा पढ़ें क्या है? वो चाइना का बंदा था, नॉन रेजिडेंट था, उसने फी फॉर टेक्निकल सर्विस हमसे वसूल की। हमने उसे 5 लाख थोड़ी पूरा देना था, हमने 15% टैक्स काटा, 75,000 रुपया काट के 4,25,000 रुपया उसको दिया, 75,000 FBR को दिया। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो वो कह रहा है भाई अगर आपने जो है वो उसको पेमेंट करनी है नॉन रेजिडेंट पर्सन को तो फिर 15% ग्रॉस रिसीट पर टैक्स काट के पेमेंट करनी है। उस बंदे के लिए ये पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, लेकिन वो NTR नहीं होगी बल्कि FTR होगी। 15% के हिसाब से उसका टैक्स कटेगा। वो कहता है हाँ अब ये
15% टैक्स कटेगा नॉन रेजिडेंट के लिए। फी फॉर टेक्निकल सर्विस कौन सी होती है? नॉन रेजिडेंट के लिए फी फॉर टेक्निकल सर्विस FTR इनकम होती है और उस पर 15% टैक्स कटता है। हाँ, एक्सेप्शन नंबर 1, अगर उस बंदे ने यहां पर अपना कारोबार ही शुरू कर लिया है तो वो उसके लिए फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगी बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। यार मेरी बात समझ, सर उसने अपना ऑफिस ही खोल लिया ना, ये बात लिखी हुई। अगर उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली है, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस वेयर द सर्विस इज गिविंग राइट टू अ फी आर रेंडर्ड थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो नॉन रेजिडेंट ने अपना दफ्तर खोल लिया है ना, उसके लिए ये पैसे फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विस में नहीं जाएंगे ये, और ना ही उस पर FTR के तहत टैक्स लगेगा, फिर ये वाले पैसे उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगे। सर जी मेरी बात भी की है आपने? लो सर, अगर उसने जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी है वो वैसे ही एग्जाम थी पाकिस्तान में, फिर तो बहस ही नहीं है, फिर तो उस पर टैक्स लेगा ही नहीं। वो कहता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो किसी नॉन रेजिडेंट में पाकिस्तान से कमाई है, जिस पर ये वाला सेक्स, जिस पर ये अप्लाई नहीं होता, जो FTR नहीं होती, वी डू नॉट फॉल अंडर FTR, तो वो NTR में फॉल करेगी और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। वो FTR नहीं होगी बल्कि NTR होगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। सर जी इब्राहिम भाई ये पॉइंट आपके काम का है देखने वाला। अब जरा मेरी बात सुनना, एनी पाकिस्तान सोर्स फी फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन टू received by non-resident person to which this section does not apply, इसकी जगह लिख लें which is not FTR। जनरली बता रहा हूं कि भाई which is not subject to final tax। आपका पहले ही लिखा हुआ है, सिर्फ स्लाइड अपडेट होनी है इब्राहिम भाई, सिर्फ स्लाइड अपडेट, यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया, विच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर, यही लिखा हुआ है। स्लाइड पता नहीं क्यों फिर अपडेट नहीं है। मुझे यह जुमला बोलना जरा, मैं इसको ठीक कर लूँ साथ। यार लो सर मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको स्टोरी भी सुना दी फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, उसकी टैक्सेबिलिटी भी बता दी। अब आ जाओ रॉयल्टी, आखिरी गल है यार, साल लगो, ये कमिटमेंट चाहिए। सारे एक ही बात कह रहे हैं, सर बढ़ा दें, सर बढ़ा दें, ये कमिटमेंट। असल में मैं इसकी टैक्सेबिलिटी बढ़ा चुका हूँ, सिर्फ ये वाला टॉपिक बढ़ाना है, और ये टॉपिक भी मेनली आप ये है, ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब सिर्फ आप यस यस ही करेंगे। सिर्फ रॉयल्टी रह गया। मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं, आप लोग इसको घर से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। रॉयल्टी असल में वो पेमेंट है जो आप रिसीव करते हैं। मैं 4-5 एग्जांपल्स पहले ही पिच कर देता हूं। सर SBI वालों ने, एक कॉलेज आया इस्लामाबाद से, वो SBI वालों को कहता है कि हमें आप अपनी फ्रेंचाइज दे दें, हम उन्हें इजाज़त देते हैं कि आप हमारा नाम इस्लामाबाद में यूज़ करें, हमारे नाम से इंस्टीट्यूशन बनाएं। तो वो क्या कहलाएगा? वो जो पैसे उसके एवज हमें मिलेंगे वो रॉयल्टी कहलाएगी। अगर एक गुलकार है, वो गाना गाता है, उसका गाना किसी ड्रामे में इस्तेमाल हो जाता है और ड्रामे वाले जो उसको पैसे देते हैं वो भी रॉयल्टी कहलाता है। सर अगर कोई बंदा है जो एक रेसिपी बनाता है फ्राइड चिकन की बड़ी ज़बरदस्त,
वो KFC वालों को वो रेसिपी देता है और KFC वालों को कहता है कि जनाब ये रेसिपी आप इस्तेमाल करें, KFC वाले उसको 10 लाख रुपया देते हैं। ये 10 लाख जो इसने वसूल किया है ये एक साइंटिस्ट है, वो एक ऐसा बल्ब बनाता है जिसकी रोशनी 3 टाइम्स ज़्यादा है और जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 3 टाइम्स कम है। फिलिप्स वालों को ये वाली चीज़ बेच के पैसे कमाता है, ये भी रॉयल्टी है। एक बुक का ऑथर है, वो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बिकती हैं उसके एवज पैसे कमाता है, ये भी रॉयल्टी है। सर रॉयल्टी असल में इनकम है। पाकिस्तान में बैठे अगर आप ये कमा रहे हैं, पाकिस्तान की उससे पाकिस्तान सोर्स है, तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। यही रॉयल्टी अगर कोई नॉन रेजिडेंट कमा रहा है FTR तो ये नॉन रेजिडेंट जो रॉयल्टी कमाएगा वो NTR नहीं होगी बल्कि सर एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरा ख्याल है कि इस एरिया में से सेकंड लास्ट पॉइंट एक वो पॉइंट है जो तकरीबन 50-60 बार मुझसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं। मैं चाहता हूं आपको भी पढ़ा दूं ताकि आप ना पूछें। अच्छा बातों का ऐसे होता है कि मैंने एक बंदे को कहा कि भाई मुझे बुक जो है वो मेरी आप छापो, वो छाप रहा था, मुझे रॉयल्टी पे कर रहा था। मैंने अब उसे बाकायदा गाइड भी किया कि कार्डबोर्ड कहाँ से सस्ता मिलेगा, पेपर कहाँ से सस्ता मिलेगा, प्रिंटिंग कहाँ से सस्ती होगी, बाइंडिंग कहाँ से हाई क्वालिटी होगी। मैंने उसको बाकायदा उस सर्विस के साथ कनेक्टेड सर्विसेज भी दी। एक तो उसने मुझे काम देना था ना, वो कहता है सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडी टू एंड इज फर्निश्ड एज अ मीन ऑफ एनेबलिंग द एप्लीकेशन। यानी वो किताब के लिए वो चीजें जरूरी थी कि कहां से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, हाई क्वालिटी काम कहां से जो उस किताब की जरूरत है। यानी वो जो एडिशनल या सपोर्टिंग एक्टिविटी थी वो भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो वो इसलिए कह रहा है सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडी टू एंड इज फर्निश्ड एज अ मीन ऑफ एनेबलिंग द एप्लीकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट एज मेंशन्ड अबव। तो ये भी अगर मैं वो किताब बनाकर बेच देता हूं कि भाई ये किताब है, मैं 10 लाख रुपए की तुम्हें दी, अब तुम 100 कॉपियां छापो, 10,000 छापो, मेरी सरदर्द नहीं है, तो ये क्या है सर? ये भी असल में रॉयल्टी। सर जी मेरी बात भी करें, ये रॉयल्टी है। रॉयल्टी की टैक्सेबिलिटी तो बिल्कुल वही है जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस की है। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इंशाल्लाह कल ये चैप्टर कंप्लीट करना है और परसों इसका टेस्ट होगा। सर जी 4 दिन ही है ना एज पर द स्केड्यूल। अगर संडे आ गया तो टेस्ट मंडे वाले दिन रख लेंगे, ठीक है? कल मैं आपको क्लास की टाइमिंग भी कंफर्म कर दूंगा।